हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम एक नया विषय, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। न्यू सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। चूंकि इसको समझ लीजिए ये कहाँ कहाँ आता है। ये नंबर 1 पीसीएसजे में आता है, एचजेएस में आता है। और चूंकि अभी हमारे बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़े हैं जो एलएलबी कर रहे हैं, तो उनका चाहे एलएलबी हो या बीएलएलबी, दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर में ये आएगा। इसलिए ऐसे बच्चे ये वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक समझें। और अब चूंकि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे हैं 2 नंबर के, उनमें ये सारी परिभाषाओं में से कुछ भी आ सकता है। तो कृपया करके बहुत ध्यान पूर्वक सुने और इस पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद डायरेक्ट भी पढ़ें, तब आपको पूरी समझ में आ जाएगा। शुरू से चलते हैं कि जो इस धारा 1 कहती है कि इसका नाम क्या है। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका नाम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। विस्तार जो है पूरे भारत पर है, यानी संपूर्ण भारत, इसको ऐसे कर सकते हैं, संपूर्ण भारत। प्रारंभ यानी लागू कब से हुआ, तो 1 सितंबर 1872। ये है धारा 1 में यही है। जो धारा 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही यहीं से होती है। जो धारा 2 है वो निर्वचन खंड है, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज, अर्थात हम उसको शॉर्ट मतलब दूसरी भाषा में डेफिनेशन क्लॉज भी कह सकते हैं। यानी जो डेफिनेशन क्लॉज है वो इसका धारा 2 में दिया गया है। जो है वो है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो 10 शब्दों की हम इसमें परिभाषाएं समझेंगे कि आखिर उनमें क्या है। पहली समझते हैं सेक्शन 2A। 2A में है प्रपोजल, प्रस्ताव, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। इसको देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्ताव करता है, ये कहा जाता है। इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे एलएलबी के हमारे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। कहा गया है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। इसको और मतलब आसान भाषा में आप समझिए प्रपोजल। जैसे मान लीजिए आप एक बुक डिपो पर किताब खरीदने जाते हैं, तो वहां क्या कहते हैं, ये किताब हमें दे दीजिए। तो एक आप प्रस्ताव करते हैं वहां पर कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं। ये सिर्फ धारा 2A में ये प्रस्ताव बताया गया है। ठीक, दूसरी परिभाषा पर आते हैं, सेक्शन 2B वचन प्रॉमिस। तो इसमें प्रॉमिस में क्या है, ये कहा गया, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, यानी जिससे आपने किताब खरीदने के लिए कहा, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। यानी 2B में क्या दिया गया, प्रॉमिस यानी वचन। अब 2C पर आते हैं, वचन ग्रहीता, प्रोमसी। प्रोमसी कौन होता है, तो कहा गया है 2C में, प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है। यानी मान लीजिए आप किताब खरीदने जा रहे हैं तो आप हैं वचनदाता, और प्रस्थापना प्रतिगृहित करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। यानी वचन ग्रहीता जिसने की प्रस्थापना स्वीकार कर ली। अब वो क्या हो गया, वो हो गया प्रोमिसी। भाई प्रोमिस वचन और प्रोमिसी वचनदाता। अब आते हैं 2D प्रतिफल। ये देखिए, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, जो शॉर्ट में पूछा जाएगा, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाएगा प्रतिफल। प्रस्ताव यानी प्रतिफल, प्रपोजल, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कंसीडरेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो है टॉपिक, इसको तो जरूर पूछते हैं। अब होता क्या है कंसीडरेशन 2D में, बहुत बार पूछा गया है प्री में, कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है,
या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप बुक डिपो पर जाते हैं, एक किताब मांगते हैं, किताब खरीदते हैं, आप कहते हैं ये किताब दे दीजिए। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट का ही डायरेक्ट खरीदने गए हैं, या बहुत अच्छी किताब है कॉन्ट्रैक्ट की, डॉक्टर अवतार सिंह जी, वो भी आप खरीद सकते हैं। आप गए किताब खरीदने के लिए, आपने कहा ये किताब दीजिए, बदले में आप क्या देंगे? उसको पैसे देंगे। जो पैसे हैं वो उसके लिए प्रतिफल है या नहीं है? वो उसके लिए प्रतिफल है। तो ये इस तरह से प्रतिफल है। ये सारी परिभाषाएं मैं डीपली पढ़ाऊंगा, आप बहुत आराम से चैनल को देखते रहिए। जो भी एलएलबी पीसीएच ये मेंस में, ये प्री मेंस दोनों में सब्जेक्ट आता है, दोनों को हम कवर करते चलेंगे। तो ये प्रतिफल हो गया। अब आते हैं 2E पर। 2E में क्या है? 2E में है करार, एग्रीमेंट। बहुत महत्वपूर्ण है। दो ही चीजों में यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घूमेगा, एक तो एग्रीमेंट जिसको आप सुनते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अभी अंतर समझिए। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसको हम बड़ा डीपली समझेंगे। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है उसको बताते हैं कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं सेक्शन 2E को, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो क्या है? वो एग्रीमेंट है, करार है। जैसे आपने किताब खरीदने के लिए प्रस्ताव करा, उन्होंने कहा ये 50 रुपए की है, तो एक एग्रीमेंट आपके बीच में हो गया। ठीक, आगे आते हैं। फिर 2E के बाद 2 है व्यतिकारी वचन। यानी वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का, जैसे आपने पैसे देने का वादा किया, तो ये जो पैसे देने का वादा है, अब ये हो गया, क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी व्यतिकारी वचन 2F में। फिर आते हैं 2G। 2G में है शून्य करार, यानी वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार। वह करार जो विधिता परिवर्तनीय ना हो, शून्य कहलाता है। देखिए हमेशा करार तो आप दिन भर करेंगे, लेकिन वही करार मान्य होंगे जो विधि द्वारा फॉर्सेबल हो। भाई इन्फोर्स किसके द्वारा हो? विधि के द्वारा। अगर विधि के द्वारा इन्फोर्स नहीं है तो वो करार नहीं माने जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वाइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। फिर 2H, इसके बाद आता है, हाँ, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, संविदा है, यानी 2H संविदा। इसको मैं अलग से एक पूरा इस परिभाषा पर एक वीडियो बनेगा। 3 की परिभाषा, एक तो पहला प्रस्ताव, प्रतिफल और संविदा। तो 2H में क्या है? संविदा। बहुत बार पूछा गया संविदा कहाँ परिभाषित है, तो ध्यान रखना भैया, 2H में संविदा परिभाषित है। अगर ये ध्यान नहीं रख पाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहा भी गया एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, क्या है? संविदा है। अब आते हैं 2I पर, शून्य करणीय संविदा, यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है? वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा है। यानी एक पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन एक पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तो क्या हो जाएगी? ये शून्य करणीय संविदा, यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लास्ट में 2J, शून्य संविदा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, वह तब शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। मान लीजिए ए है, ए ने बी से 4 डायरेक्ट खरीदने का करार करा, बारिश का मौसम है, बारिश आई और सारी किताबें भीग गई, तो भाई वो अब कैसे खरीदेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? वाइड हो गया। अब इसे विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। या मान लीजिए से ए ने बी से भूमि खरीदने की बात करी, अब भूमि सरकार ने रोड के लिए एक्वायर कर ली, अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? ये भी वाइड हो गया, इसको लागू नहीं कराया जा सकता। तो इत्मीनान से आप ये परिभाषाएं पूरी वीडियो मेरी देख लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मैं
खुद कह रहा हूं कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये विषय जो है नेट में भी आता है, नेट में डीपली पूछते हैं थोड़ा, पीसीएसजे प्री मेंस दोनों में आता है और आपके एलएलबी में भी आता है, एलएलबी डीएलएलबी दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो इसको चूंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो एक एक परिभाषा को शॉर्ट रूप में पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।